नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बाय RNK में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है ऊंची उड़ान। आखिर क्या थी सरला की कहानी। जाड़े की कुनकुनी धूप में बैठी मैं कई दिनों से अपने अधूरे पड़े स्वेटर को पूरा करने में जुटी थी। तभी अचानक मेरी बचपन की सहेली सरला ने आकर मुझे चौंका दिया। क्यों सरला, तुम्हें अब फुर्सत मिली है अपनी सहेली से मिलने की? तुमने बेटे की शादी क्या की? मुझे तो पूरी तरह भुला दिया। कितनी सेवा करवाओगी और कितनी बातें करोगी अपनी बहू से? कभी कभी हम जैसों को भी याद कर लिया करो। कहाँ की सेवा और कैसी बातें? मेरी बहू को तो अपने पति से ही बात करने की फुर्सत नहीं है। मुझसे क्या बातें करेगी और क्या मेरी सेवा करेगी? मैं तो 6 महीने से घर छोड़कर एक वृद्धाश्रम में रह रही हूँ। यह सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों तले से जमीन खींच ली हो। मैं चाह कर भी कुछ नहीं बोल पाई। क्या बोलती उस सरला से जिसने अपना सारा जीवन, अपनी सारी खुशियाँ अपने बेटे के लिए होम कर दी थी। आज उसी बेटे ने उसके सारे सपने की धज्जियाँ उड़ाकर रख दी। अपने बेटे प्रवीण के लिए सरला ने क्या नहीं किया। अपनी सारी इच्छाओं को तिलांजलि दे, अपने भविष्य की चिंता किए बिना अपनी सारी जमा पूंजी निछावर कर उसे मसूरी के प्रसिद्ध स्कूल में पढ़ाया। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उसे दिल्ली भेजा। इस सब के लिए उसे घोर आर्थिक संकट का सामना भी करना पड़ा। फिर भी वह हमेशा बेटे के उज्जवल भविष्य की कल्पना कर खुशी खुशी सब सहती रही। जब भी मिलती अपने बेटे की प्रगति का समाचार देना नहीं भूलती। वह अपने बेटे को खरा सोना कहती थी। मैं बहुत कुछ समझ रही थी, पर उसकी दुखती रग पर हाथ रखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं बात बदल कर रिया की पढ़ाई और शादी पर ले आई। शाम ढलने से पहले ही सरला आश्रम लौट गई, पर छेड़ गई अतीत की यादों को। उसकी स्थिति मेरे मन को बेचैन किए थी। बार बार मन चंचल बन उस अतीत में विचरण कर रहा था, जहाँ कभी मेरे और सरला के बचपन से युवावस्था तक के पल गुजरे थे। सरला मेरे बचपन की सहेली और सहपाठी थी। उसका एक ही सपना था कि वह बड़ी होकर डॉक्टर बनेगी। अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत भी बहुत करती थी। 10वीं की परीक्षा में पूरे राज्य में 10वें स्थान पर रही थी। अपने 7 बहनों में सबसे बड़ी होने के कारण उसके पिता ने 12वीं कक्षा की परीक्षा समाप्त होते ही विलक्षण प्रतिभा की धनी अपनी इस बेटी की शादी कर दी। शादी के बाद उसे आशा थी कि शायद पति की सहायता से अपना सपना पूरा कर पाएगी, पर उसका पति तो एक तानाशाह किस्म का था, जिसे लड़कियों की पढ़ाई से चिढ़ थी। इसीलिए उसने डॉक्टर बनने के रहे सहे विचार को भी तिलांजलि दे दी और अपने इस रिश्ते को दिल से निभाने की कोशिश करने लगी। जब वह पूरी तरह अपनी शादी में रम गई तो कुदरत ने एक बार फिर उसकी परीक्षा ली। एक सड़क हादसे में उसने अपने पति को भरी जवानी में खो दिया। वह अपने 3 वर्ष के अबोध बेटे प्रवीण और अपनी बूढ़ी सास के साथ अकेली रह गई। वैधव्य ने भले ही उसे तोड़ दिया था, पर उसने अपने आप को दीनहीन नहीं बनने दिया। हिम्मत नहीं हारी। भाग दौड़ कर अपने पति के बिजनेस को संभाला, पर अनुभव के अभाव में उसे सही ढंग से चला नहीं पाई। फिर भी खर्च के लायक पैसे आ ही जाते थे। उसके पति अपने माता पिता की इकलौती संतान थे, इसीलिए कोई करीबी भी नहीं था जो उसे किसी प्रकार का संरक्षण दे। फिर भी उस कर्मठ औरत ने हार नहीं मारी। अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की। सरला के घोर परिश्रम का परिणाम था कि प्रवीण आज IIT से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद अहमदाबाद के प्रसिद्ध कॉलेज से मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी कर एक मल्टीनेशनल कंपनी में काफ़ी ऊंचे पद पर काम कर रहा था। अपने बेटे की सफलता पर गर्व से दमकती सरला की तृप्त मुस्कान देख मुझे लगता अंततः कुदरत ने उसके साथ न्याय किया। अब उसके सुख के दिन आ गए हैं, पर आज की स्थिति यह है कि वह वृद्धाश्रम में आ गई है।
वह भी अपने बेटे के शादी के मात्र 1 साल बाद ही। यह बात मेरे गले नहीं उतर रही थी। मेरे मन की परेशानी को रिया ने न जाने कैसे बिना बोले ही भांप लिया था। बोली, क्या बात है मम्मा, जब से सरला मौसी गई हैं आप कुछ ज्यादा ही परेशान और खोई खोई लग रही हैं। मैं आज यही सोच रही हूँ कि इस आधुनिक युग में शिक्षा का स्तर कितना गिर गया है कि आज के उच्च शिक्षा प्राप्त लड़के भी अपने रिश्तों को अहमियत देने के बदले पैसों के पीछे भागते हैं। इनके आचरण इतने घटिया हो जाते हैं कि ना माता पिता को सम्मान दे पाते हैं और ना ही उनकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार होते हैं। क्या फ़ायदा है इतने बड़े बड़े स्कूल कॉलेजों में पढ़ाकर, जहाँ के शिक्षक सिर्फ सब्जेक्ट का ज्ञान देते हैं, आचरण और संस्कार का नहीं। मम्मा, आपको बुरा लगेगा, पर आप हमेशा अपने संस्कारों और संस्कृति की दुहाई देती हैं और यह भूल जाती है कि समय में परिवर्तन के अनुसार इनमें भी बदलाव स्वाभाविक है। आधुनिक युग में शिक्षा नौकरशाही प्राप्त करने को साधन मात्र रह गई है, जिसे प्राप्त करने के लिए आचरण चंद लाइनों में लिखी इबारत होती है। फिर आचरण का मूल्य ही कहाँ रह गया है। शिक्षक भी क्या करे, उन्हें सिर्फ लक्ष्य प्राप्ति का माध्यम मान लोग पैसों से तोलते हैं। जब माता पिता को बच्चे के आचरण से ज़्यादा किताबी ज्ञान प्राप्त करने की चिंता रहती है, तो शिक्षक भी यही सोचते हैं कि भाड़ में जाए संस्कार और संस्कृति। जिसके लिए वेतन मिलता है उसी पर ध्यान दो, क्योंकि अर्थ ही आज के समाज में लोगों का कद तय करता है। इसी सोच के कारण अर्थ के पीछे भागते लोगों के अंदर भोग विलासिता इतनी बढ़ गई है कि उन्हें उसूलों और मानवता के लिए आत्म बलिदान जैसी बातें मूर्खतापूर्ण और हास्यप्रद लगती हैं और करीबी रिश्ते व्यर्थ के मायाजाल लगते हैं जो उन्हें मिली शिक्षा और संस्कार के हिसाब से सही हैं। अगर आप अपने अंदर झांकिएगा तो आपको खुद अपनी बातों का खोखलापन नजर आएगा, क्योंकि पैसे और पावर के पीछे भागने के लिए प्रेरणा सबसे पहले उन्हें अपने माता पिता से ही मिलती है, जो अपने बच्चों को अच्छा व्यक्ति और नागरिक बनाने से ज़्यादा इस बात को प्राथमिकता देते हैं कि उनके बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में उच्च प्रदर्शन करें, उनके नंबर हमेशा अपने सहपाठियों की तुलना में ज़्यादा हों, यहाँ तक कि अपने बच्चों के अभ्युत्थान के लिए अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा संसाधन प्रयोग करते हैं, जिसका बोझ कहीं न कहीं बच्चों के दिलो दिमाग पर रहता है। माता पिता की यही लालसा शिक्षा के रचनात्मक विकास के बदले तनाव, चिंता और आक्रोश का कारण बनती है और कभी कभी आत्महत्या का भी। मम्मा, क्या अब भी आपको लगता है कि सारा दोष इस नई पीढ़ी का ही है? अगर लड़कियां रिश्तों से ज़्यादा अपने करियर को अहमियत दे रही हैं तो इसमें उनकी क्या गलती है? उनकी यह सोच उनके अपने ही माता पिता और बदलते समय की देन है। पुरुष तो वैसे भी भावनात्मक तौर पर इतने अहमवादी होते हैं कि अपने करियर को परिवार के लिए विराम देने की बात सोच भी नहीं सकते, तो लड़कियां ही सारे त्याग क्यों करें? यह आपसी टकराव सारे रिश्तों की धज्जियां उड़ा रहा है। इस स्थिति को आपसी समझदारी से ही सुलझाया जा सकता है, नई पीढ़ी को कोसने से नहीं। चुप क्यों हो गई? और बोलो। नैतिक मूल्यों को त्याग सिर्फ भौतिक साधनों से लोगों को सुखी बनाने की बातें करो। यही संस्कार मैंने तुम्हें दिए हैं कि समाज और परिवार को त्याग, प्यार, ममता और मानवता के लिए कुछ कर गुजरने की भावना को भूल सिर्फ अपने लिए जीने की बातें करो। जैसे प्रवीण ने अपने सुख के लिए अपने वृद्ध माँ को वृद्धाश्रम भेज दिया। मुझे पता है भविष्य में तुम भी प्रवीण के नक्शे कदम पर चलोगी, क्योंकि प्रवीण कभी तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। जहाँ तक मेरी बात है मम्मा, वह तो बात की बात है। अभी तो मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई, पर एक बात जरूर है कि सरला मौसी के वृद्धाश्रम जाने की बातें सुन प्रवीण से आपको ढेर सारी शिकायतें हो गई हैं। पर जैसे आप सरला मौसी को समझती हैं,
मैं प्रवीण को समझती हूँ। सच कहूँ तो सरला मौसी अपनी स्थिति के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। कभी आपने सोचा है, संतान का कोई भी कर्म, सफलता या विफलता, सब कहीं न कहीं उसके माता पिता की सोच और परवरिश का परिणाम होता है। वह सरला मौसी ही थी जिन्हें कभी जुनून था कि उनका बेटा हमेशा अव्वल आए। वह इतनी ऊंची उड़ान भरे कि कोई उसके बराबर न आने पाए। नाते रिश्तेदार सब कहें कि देखो, यह सरला का बेटा है, जिसे सरला ने अकेले पति के बिना भी कितने ऊंचे पद पर पहुंचा दिया, जहां विरले ही पहुंच पाते हैं। आपको याद है मामा? याद कैसे नहीं होगा। सरला मौसी अपना हर फैसला तो आपकी सलाह से ही लेती थी। प्रवीण की दादी यमुना देवी जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही थी। उनके प्राण अपने बेटे की अंतिम निशानी प्रवीण में अटके हुए थे। बार बार उसे बुलवाने का अनुरोध कर रही थी। उस समय प्रवीण दिल्ली में आईआईटी की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा था, पर सरला मौसी ने उसे बुलाना जरूरी नहीं समझा। उनका कहना था, अगर वह फ्लाइट से भी आएगा तो भी 2 दिन बर्बाद हो जाएंगे और फिर दादी को देख डिस्टर्ब हो जाएगा, वह अलग। उन्होंने दादी के बीमार होने तक की सूचना प्रवीण को नहीं दी, क्योंकि प्रवीण भी अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। यहाँ तक कि यमुना देवी का देहांत हो गया, तब भी प्रवीण को सूचना नहीं दी गई। माँ, इस मामले में उनके बेटे से कतई 19 न हो। प्रवीण जिससे प्यार करता था, वह लड़की अभी पढ़ ही रही थी। अपनी महत्वाकांक्षा के आगे उन्होंने प्रवीण की एक नहीं सुनी, न ही उसकी खुशियों का ख्याल किया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वह मखमल में टाट का पैबंद नहीं लगने देगी। उन्होंने अपनी जान की धमकी दे प्रवीण को फैसला मानने पर मजबूर कर दिया और उसकी शादी अपनी पसंद की लड़की रश्मि से करवा दी। अपनी सोच के अनुसार उन्होंने अपने बेटे के जीवन को एक नई दिशा दी, अपनी सारी इच्छाएं पूरी की। पर अब हाल यह है कि बेटा बहू दोनों काम के बोझ के तले दबे हैं। कभी प्रवीण घर से महीने भर के लिए बाहर रहता है, तो कभी रश्मि, तो कभी दोनों ही। एक दूसरे के लिए भी दोनों समय नहीं निकाल पा रहे हैं, न ही परिवार बढ़ाने के बारे में सोच पा रहे हैं। फिर सरला मौसी के लिए वे कहाँ से समय निकालें? दोनों में से कोई भी अपनी तरक्की का मौका नहीं छोड़ना चाहता है। रश्मि वैसे अच्छी लड़की है, पर अपने करियर से समझौता करने के लिए किसी भी शर्त पर तैयार नहीं है। यह सोच उसको अपनी माँ से मिली है। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान है। बचपन से ही उसमें यह जुनून इसलिए भरा गया था कि लोगों को दिखा सके कि उनकी बेटी किसी लड़के से कम नहीं है। दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, पर मम्मा, किसी रिलेशनशिप में सबसे बड़ी होती है आपसी अंडरस्टैंडिंग। अगर हम अपने नज़रिए से सोचते हैं तो वह अपने लिए सही हो सकता है, पर दूसरों के लिए जरूरी नहीं कि सही हो। आपको अच्छा नहीं लगेगा, पर सरला मौसी ने अपना हर फैसला खुशियों के केंद्र में रख कर लिया। जो उनके लिए जरूरी सही था, पर प्रवीण के लिए नहीं। अपने फैसले का परिणाम वे खुद तो भोग ही रही हैं। कहीं न कहीं प्रवीण भी अपने प्यार को खो देने का गम भुला नहीं पा रहा है। रिया की बातें सुनकर मैं हतप्रभ रह गई। वास्तव में हम अपने बच्चों में करियर को लेकर ऐसा जुनून भर देते हैं कि पूरी उम्र उनकी जिंदगी मशीन बनकर रह जाती है। रिया के अत्यधिक बोलने और आंखों में अस्पष्ट असंतोष और झिझक देख मेरे दिमाग में बिजली सी कौंध गई। मैं अपने को रोक नहीं सकी। बोली, कहीं प्रवीण तुमसे तो प्यार नहीं करता था? मेरी बात को सुन वह पल भर को चौंकी, फिर अचानक से उठ खड़ी हुई, जैसे अपनी वेदना को संभाल नहीं पा रही हो, और मेरे गले से आ लगी। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। आज पहली बार मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। पश्चिमी सभ्यता की चकाचौंध में हमारी आंखें इस कदर चौंधिया गई हैं कि हम समृद्धि और ऐशो आराम की चीज़ों को ही अपनी सच्ची खुशी समझने लगे हैं। हालांकि जल्दी ही हमें इनसे ऊब होने लगती है। अगर हम गहराई से देखें तो यही विलासिता आगे चलकर अकेलेपन और सामाजिक असुरक्षा का कारण बनती है।
नई पीढ़ी के इस भटकाव का कारण कहीं न कहीं उसके माता पिता ही होते हैं। फिर मैं उसके बाल सहलाते हुए बेहद आत्मीयता से बोली, मैं मानती हूँ कि बड़ों की गलतियों की बहुत बड़ी सज़ा तुम दोनों को मिली। फिर भी अब तो यही कहूँगी कि अतीत को भुला आगे बढ़ने में ही सबकी भलाई है। तुम्हारी मंजिल कभी प्रवीण था, अब नहीं है तो ना सही, मंजिलें और भी हैं। अब से तुम्हारी माँ तुम्हारे हर कदम में तुम्हारे साथ है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। ज़रूरी नहीं होता है कि हर औलाद अगर अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज रही है तो गलत है।